नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह हिंदी विषय के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे थे और हिंदी वर्णमाला में हम लोगों ने उसकी थ्योरी भी पढ़ ली है और हम लोग प्रश्न भी कम से कम 70 से 80 प्रश्न भी कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक से रूबरू होंगे और उस टॉपिक का नाम है क्या आपका संधि। आइए दोस्त, हम आपको बताएं कि संधि में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, संधि टॉपिक जो है आप लोग रट लेते हैं, लेकिन संधि को रटना नहीं है, समझना है कि कैसे संधि को विच्छेद किसका कैसे किया जाता है, कैसे इसको जोड़ा जाता है, कैसे इसको पहचाना जाता है। 3 तरीके से आपसे संधि से प्रश्न पूछता है। आइए आज हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे संधि पे। ठीक, देखिए सबसे पहली बात, संधि में देखा जाए तो संधि जो है बना है सम और धन किससे, धी से। ये संधि का खुद का संधि विच्छेद है। हम आपको आगे बताएंगे कि संधि शब्द में कौन सी संधि होगी, जब आगे हम व्यंजन संधि आपको पढ़ाएंगे तब। तो संधि देखिए क्या हो जाएगा, सम धन धी से बनी है। अगर हम संधि की बात करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो दोस्त संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मेल या जोड़ होता है। संधि का मतलब क्या होगा, मेल या जोड़। दोस्त संधि का मतलब हो जाएगा मेल या जोड़। अब देखिए मेल या जोड़ से, ये तो इस संधि शब्द का अर्थ है। इसकी परिभाषा देखी जाए मेरे दोस्त कि संधि की परिभाषा क्या होती है, मतलब संधि किसे कहते हैं। ये तो हम अभी शाब्दिक अर्थ इसका बताए हैं। संधि की परिभाषा अगर देखें तो हम लोग कह देते हैं, संधि की परिभाषा में मेरे भाई कहते हैं कि दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक, देखिए आपको ऐसे पता होगा, कह देंगे कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते नहीं। दो वर्णों का मेल जो होता है वो कभी संधि नहीं कहलाता है दोस्त। जब तक संधि में दो वर्णों के मिलने पर कोई परिवर्तन, विकार का अर्थ यहां पर किससे है, परिवर्तन। जब तक दो वर्णों के मिलने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे भाई, तब तक कोई संधि नहीं हो सकती है। अच्छा, एक पॉइंट तो आप ये जान गए कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग संधि कहेंगे। लेकिन दोस्त, कौन से ऐसे दो वर्ण होते हैं कि जिनके मिलने पर संधि होगी। जैसे अब ये तो जान गए कि दो वर्णों के मेल से कौन से ऐसे दो वर्ण होते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कौन से दो वर्ण होंगे। हाँ, देखा जाए तो देखिए कौन से यहां पर दो वर्ण रहेंगे तो संधि होगी। देखिए, एक मैं शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, एक हम लिखेंगे पहला शब्द, ठीक, और एक होगा दूसरा शब्द। ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहां पर। तो संधि में याद रखिएगा दो शब्द, ये मान लीजिए एक आपका पहला शब्द है, ये आपका क्या है, दूसरा शब्द है। हम शब्दों का मेल नहीं कराएंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर। पहले शब्द का मेरे भाई अंतिम वर्ण, पहले शब्द का दो शब्द में भैया होता क्या है, दो शब्द रहेंगे उनके वर्ण मिलते हैं। तो पहला शब्द जो रहेगा उस शब्द का अंतिम वर्ण, और दोस्त जो दूसरा शब्द रहेगा उस शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलेगा और मिलने के बाद कोई परिवर्तन होगा अर्थात विकार होगा, तब उसी परिवर्तन और विकार को हम लोग भैया क्या नाम देते हैं, संधि नाम देते हैं। ठीक, आइए हम एक बहुत सरल से उदाहरण से चर्चा करें कि कैसे यहां पर संधि में दो वर्ण मिलेंगे। जैसे आप लोग इसको रटे रहते हैं, इसी से हम आपको बताते हैं। जैसे आप लोग रटे रहते हैं हिम धन आलय। अब बताइए, दो शब्द आपके सामने लिखे हैं ना, एक हिम है, एक क्या है मेरे दोस्त, आलय है। दो बातें आपके सामने लिखी हैं। अब ये मैंने कहा कि संधि में क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला,
और किसी से मतलब नहीं, ना इधर पहले शब्द के पहले से मतलब, ना दूसरे शब्द के अंतिम से। हमेशा मेरे दोस्त पहले शब्द का अंतिम वर्ड। अब यहां पर पहला शब्द ये हिम है, हिम का अंतिम वर्ड क्या है? मां। अब मां से देखा जाए तो मां से यहां पर क्या निकलेगा? तो आप कहेंगे सर हरस्व आ निकलेगा, क्योंकि किसी भी व्यंजन में आपको पता है हरस्व आ हमेशा लगा रहता है। अब दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में देखा जाए तो क्या मिलेगा? दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में हमको क्या मिलेगा? दीर्घ आ मिल जाएगा। तो दोस्त अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि जब कोई भी आ किसी भी आ से मिलता है तो देखिए दो वर्ण मिले, लेकिन मिलने के बाद परिवर्तन हुआ, बन क्या जाएगा यहां पर? दीर्घ आ। कोई भी आ किसी भी आ से जब मिलता है मेरे दोस्त तो वहां पर दीर्घ आ हो जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए क्या निकला है? आ निकला, यहां से भी आ निकला, तो यहां पर हरस्व यहां पर दीर्घ, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाए? दीर्घ। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे मेरे भाई, तो देखिए क्या हो जाएगा? हिम। अब यहां पर मां से क्या निकल गया? आ निकल गया, तो ये मां कैसा हो गया? आधा हो गया। अब दोस्त इसका आ और इसका आ दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? दीर्घ। इसको लिखेंगे तो लास्ट में इसको लिखा जाएगा ना। अब इस दीर्घ आ को यहां पर लिखेंगे, तो दोस्त दीर्घ आ को लिखेंगे कि उसकी मात्रा लगाएंगे, क्योंकि हमको अभी ये भी लिखना है। तो जब स्वर बीच में आते हैं तो स्वरों को लिखा नहीं जाता है मेरे भाई, उनकी मात्रा को लगाया जाता है। तो यहां पर दीर्घ आ हम लिखेंगे नहीं, उनकी क्या कर देंगे? उसकी मात्रा लगा देंगे। तो ये आधे से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ आ किसको मिला? मां को। अंत में मेरे भाई क्या बच गया? लय बच गया। अब लय इसमें जोड़ देंगे ऐसे, तो बताइए क्या बन जाएगा? हिमालय। हिमालय में दो वर्णों का मेल तो हुआ था, ये आप एकदम कंफर्म है कि दो वर्णों का मेल हुआ, लेकिन अब हमें पता चल गया कि संधि में कौन से दो वर्णों का मेल होता है। तो याद रखिएगा हमेशा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द रहेगा उसका पहला वर्ण जब मिलता है और कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? संधि कहते हैं, जो आपके सामने है उदाहरण। ठीक, तो दो वर्णों के सार्थक मेल से उत्पन्न विकार को तो संधि कहते हैं, लेकिन अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे संधि। तो ये रही संधि की कहते किसे हैं दोस्त। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो संधि के भेद के पे चर्चा करें कि संधि का भेद क्या होता है, मतलब कितने भेद होते हैं संधि के। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की बात किया जाए, संधि के भेद कहें चाहे पूछ ले संधि कितने प्रकार की होती है, दोनों पॉइंट कह सकता है। चाहे संधि के भेद कहे चाहे प्रकार कहे, कितने? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा जरा। एक पहला जिसको हम लोग नाम देते हैं स्वर संधि, पहले वाले को क्या कहा जाता है? स्वर संधि। दूसरे वाले को मेरे भाई हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरे वाले को जो नाम दिया जाता है इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। ये तीन होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सा होता है? विसर्ग संधि। संधि के प्रकार पूछे तो तीन। अब सबसे पहली बात आएगी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। आपको मैंने बताने का काम किया है दोस्त कि संधि में कौन से दो वर्ण मिलते हैं, तो हमेशा ही आपको अब पता रहेगा पहले शब्द का कौन सा अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का कौन सा पहला वर्ण जब मिलता है और कोई परिवर्तन होता है तो उसी को संधि कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका कोई स्वर है, स्वर वर्ण है, और दूसरे शब्द का भी पहला वर्ण कोई स्वर वर्ण है, तो अगर दो स्वर वर्ण मिल रहे हैं तो जो संधि बनेगी मेरे दोस्त वो कैसी संधि बनेगी? स्वर संधि बनेगी। स्वर वर्णों के मेल से बनी संधि कौन सी होगी? वो स्वर संधि होगी। अगर मान लीजिए इधर की बात कर लिया जाए तो इसमें देखिए पहले शब्द का अंतिम, अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में मेरे दोस्त क्या है? व्यंजन है, तो जैसे ही स्वर वर्ण का मेल किसी व्यंजन वर्ण से होगा तो वो संधि कैसी बन जाएगी? तुरंत वो कैसी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। और अगर मान लीजिए यहां पर एक साइड मान लीजिए इधर क्या हो जाए? दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो जाए और पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका व्यंजन वर्ण हो जाए कोई,
तो जब कोई व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिलेगा तब भी कैसी संधि बनाएगा? आप कहेंगे व्यंजन संधि। उसके बाद भाई अगर मान लीजिए दोनों साइड व्यंजन हो, इधर भी कोई व्यंजन वर्ण हो पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में भी कोई कैसा वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, तो जब दो व्यंजन व्यंजन वर्ण मिल जाते हैं तब भी कैसी संधि होती है? व्यंजन। इसका मतलब यह है कि जब व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिलेगा तो या व्यंजन व्यंजन से मिलेगा तो संधि कैसी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। बस व्यंजन संधि में एक बात नहीं होनी चाहिए, दोनों साइड स्वर नहीं होने चाहिए। अगर दो स्वर वर्ण मिले तो वो संधि तो तुरंत कैसी हो जाएगी दोस्त? स्वर संधि हो जाएगी। अगर हम विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में भी याद रखिएगा इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें हमेशा पहले शब्द के अंत में हमेशा विसर्ग लगा होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इधर स्वर हो उधर विसर्ग हो ना, हमेशा याद रखिएगा विसर्ग संधि में कि हमेशा पहले शब्द के अंत में मेरे दोस्त इधर क्या होगा? विसर्ग होगा। और विसर्ग का मेल अगर मान लीजिए किसी स्वर वर्ण से हो रहा है तब कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। या दोस्त विसर्ग का मेल किसी व्यंजन वर्ण से हो रहा है, किसी व्यंजन वर्ण से विसर्ग का मेल हो रहा है तब भी कैसी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर कैसी संधि? विसर्ग संधि होती है। ठीक, ये रहे आपके संधि के भेद या प्रकार। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि में इसके भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पहले से क्या पता आप लोगों को जानकारी हो। लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि में भेद नहीं होते हैं दोस्त, व्यंजन और विसर्ग संधि के नियम होते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? स्वर संधि पर करेंगे, इनके भेद पर चर्चा करेंगे। ठीक, आइए आगे चलते हैं, देखा जाए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? भेद कहे चाहे प्रकार कहे, कितना? 5 होते हैं, याद रखिएगा। 5 में वो कौन कौन से होते हैं? पहला जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि, और जो तीसरा रहेगा दोस्त उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि स्वर संधि। और चौथे भेद की ओर आगे बढ़ें तो चौथा भेद जो है हमारा वो क्या रहेगा? यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और अगले भेद की ओर आगे बढ़ें, 5वां भेद आपका कौन सा होगा? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। ये आपके रहे 5 भेद। ठीक, अब हम सबसे पहले किस भेद पर चर्चा करेंगे? भाई सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किस पे? दीर्घ स्वर संधि पर। अब देखिए स्वर संधि में होता क्या है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। स्वर संधि में जो 11 स्वर होते हैं, आपके जो 11 स्वर होते हैं वही एक दूसरे से मिलते हैं। 2 वर्णों का जो मेल होता है वही 11 स्वर में आपस में होता है, क्योंकि आपने देखा कि दोनों साइड स्वर होने चाहिए। तो जो 11 स्वर होता है उसी 11 स्वर से एक दूसरे से अपने मेल होने पे ये 5 आपके भेद बनते हैं, किसके? संधि के। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले आज चर्चा में लेने वाले हैं कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। आइए सबसे पहले आज हम लोग चर्चा में लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि। अब पहली बात यहां पर ये मैंने आपको बताया कि जो संधि होती है, संधि में 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा, दे देगा 2 पार्ट और कहेगा इसको जोड़ने की बात करेगा। जैसे अभी हम लिखा था हिम धन आलय, जोड़िए क्या बनेगा? विच्छेद के रूप में दे दिया गया था, इसको संधि के रूप में बनाना था। या आपको दे दिया हिमालय शब्द लिख दिया और कहा इसमें पहचानिए कि कौन सी संधि है।
दूसरा प्रश्न, 2 टाइप हो गया। एक तीसरा दे देगा कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि में 3 तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और हम तीनों टाइप से आपको बताएंगे। देखिए दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में पहले इसकी हम पहचान बता दें। दीर्घ स्वर संधि को अगर आपको पहचाननी हो दोस्त तो याद रखिएगा कि दीर्घ स्वर संधि में आपको जो इसका उदाहरण मिलेगा, दीर्घ संधि का जो उदाहरण रहेगा, उस उदाहरण में आपको दीर्घ मात्राएं मिलेंगी। दीर्घ मात्रा में या तो आपको दीर्घ आ की मात्रा मिलेगी, या तो वहां पर आपको दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, दीर्घ ऊ की मात्रा मिलेगी, या वहां पर री की मात्रा मिलेगी। जैसे देखिए ऐसी मात्राएं आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। किस संधि में? दीर्घ स्वर संधि में। ये आपको 4 मात्राएं देखनी है। मान लीजिए कोई एक उदाहरण लिखा है और उस उदाहरण में कहा पहचानिए कि कौन सी संधि है, तो उसमें जो उदाहरण लिखा रहेगा उसके मध्य में ये आपको 4 मात्राएं मिलेंगी। कभी कभी ऐसा होता कि ये मात्राएं पहले पर भी मिल जाती, लेकिन अधिकतम शब्द के मध्य में ही मिलती हैं। ठीक, अब ये तो पहचानने का तरीका था, लेकिन सबसे पहले ये देखा जाए मेरे दोस्त कि ये जो हमने आपको बताया है, ये जो चारों स्वर हैं, ये कैसे बने होते हैं दीर्घ स्वर में, दीर्घ संधि में। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम बात करते हैं आ की, कि आ यहां पर कैसे बनेगा? समान समान से। याद रखिएगा दीर्घ में क्या होते? समान से मिलते या असमान से नहीं मिलते। ठीक, यहां पर देखिए ह्रस्व आ या दीर्घ आ, जैसे ही किसी ह्रस्व आ या दीर्घ आ से मिलेगा वो हमेशा परिवर्तित होकर क्या बनाएगा? दीर्घ आ। दूसरा नंबर, नंबरिंग न करके ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कोई भी ई होगी, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ओ, चाहे, और ये जैसे ही ह्रस्व ई या दीर्घ ई से मिलेगी वो क्या बनाएगी? तुरंत दीर्घ ई बनाएगी। ऐसे दोस्त चाहे ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, वो किसी भी ऊ से मिलेगा, चाहे ह्रस्व से चाहे दीर्घ से, वो क्या बनाएगा? हमेशा दीर्घ ऊ बनाएगा। ऐसे दोस्त री री से मिलेगा तो क्या बना देगा मेरे भाई? री बना देगा। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें देखिए चाहे ह्रस्व आ मिले तब भी दीर्घ आ हो जाएगा, ह्रस्व आ दीर्घ आ से मिलेगा तब भी दीर्घ आ होगा। भाई इधर पहले शब्द के अंत में इधर मान लीजिए दीर्घ आ है, इधर क्या है? ह्रस्व है, तब भी दीर्घ बनेगा। दोनों साइड दीर्घ है तब भी दीर्घ बनेगा। मतलब कहने का यह है दोस्त कि कोई भी आ किसी भी आ से मिले, लेकिन वो कैसा आ बनाएगा? दीर्घ आ बनाएगा। ऐसे मेरे भाई कोई भी ई किसी भी ई से मिलेगी वो हमेशा क्या बनाएगी? दीर्घ ई बनाएगी। ऐसे कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिलेगा क्या बनाएगा? दीर्घ ऊ बनाएगा। ऐसे दोस्त री री से मिलेगी तो क्या बनाएगी? री बनाएगी। ठीक, ये आपके 4 पॉइंट हो गए। अब यहीं से हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। आइए देखा जाए, मान लीजिए एक शब्द हम आपके सामने लिखे, पहले हम इसको विच्छेद के रूप में आपको बताएं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द आ गया, अधिक धन अधिक, शब्द लिख दिया गया अधिक और धन अधिक लिख दिया गया और कहा गया इसको जोड़िए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? संधि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर कौन से 2 वर्ण मिलेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहला शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द रहेगा उसका पहला वर्ण। अब यहां पर भैया अगर बात की जाए तो ये बताओ पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? यहां पर का है, तो का से दोस्त यहां पर क्या निकलेगा? अब का से देखा जाए तो यहां पर आप कहेंगे सर ह्रस्व आ निकलेगा। इधर देखा जाए दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में तो क्या आ रहा है? ह्रस्व आ रहा है। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी आ किसी भी आ से मिलता है तो परिवर्तित किस में हो जाता है? दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। जो बात यहां पर लिखी है, कोई भी आ किसी भी आ से मिलेगा तो परिवर्तन क्या होगा? वो तुरंत क्या हो जाएगा? दीर्घ आ हो जाएगा। दोस्त जैसे हमने यहां पर बना दिया, अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। अगर हम जोड़ने चलेंगे तो ये बताइए यहां से इसका ह्रस्व आ निकल गया है और इस दूसरे शब्द की स्टार्टिंग में भी आ निकल गया है। ये दोनों आ मिलकर क्या बनाए हैं? दीर्घ आ। इन दोनों को जोड़ दिया जाए। जब जोड़ने चलोगे भैया तो ये बताओ अधिक में का से आ निकल गया है तो का कैसा हो गया है? तो आप कहेंगे का आधा है यहां पर, क्योंकि भाई आ निकल गया, कोई भी व्यंजन का स्वर निकल जाता है तो आधा। इतनी बात हमने लिख ली। उसके बाद जो इससे निकला है और इससे मिलके बना है उसको लिखा जाए, बाद में इसको लिखा जाएगा। अब ये बताइए दीर्घ आ लिखेंगे कि इसकी मात्रा लगाएंगे?
क्योंकि अब हमको भी ये भी बात लिखनी है, तो जब स्वर बीच में आते हैं तो स्वरों को लिखा नहीं जाता है, उनकी मात्रा को लगाया जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ आ की मात्रा लगा देंगे, और जैसे ही ये मात्रा का पर लगेगी तुरंत का आधे से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और उसके बाद दोस्त क्या बचा, धिक बच गया, और धिक को हम लोग ऐसे लिख देंगे इसमें। तो ये बताओ क्या बन जाएगा, अधिकाधिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अधिकाधिक। ये जोड़ने पे क्या बन जाएगा, अधिकाधिक बन जाएगा। अब ये एक तो हो गया तरीका। दूसरी तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछा गया, ऐसे पूछ लिया गया कि ये बताइए, ऐसे लिख देगा कि अधिकाधिक, अधिकाधिक में कौन सी संधि है, अधिकाधिक में कौन सी संधि है पहचानिए। अब अगर आपको पहचानने के लिए कह दिया कि अधिकाधिक में संधि बताइए कौन सी है, तब आप लोग क्या करेंगे। फिर मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अगर मान लीजिए कोई उदाहरण दिया गया हो, कोई भी एक उदाहरण दिया गया हो, उस उदाहरण में हमको अगर शब्द के बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और क्या मिल रहा है, री की मात्रा मिल रही है, तो अधिकतम वहां पर कैसी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है दोस्त। तो यहां पर अगर अधिकाधिक में देखा जाए तो इसके बीच में हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, दीर्घ मात्रा मिल रही है, तो हम बताएंगे संधि कैसी है, दीर्घ संधि। लेकिन अब उसने कहा कि अधिकाधिक का संधि विच्छेद करिए, कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। यही बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। आइए हम लोग चर्चा करें। तो जैसे ही मेरे दोस्त जहां से आप पहचानते हैं वहीं से आप धन लगाकर इसका विच्छेद कर दीजिएगा। जहां से आप पहचाने, आपने यहां पर क्या पहचाना, तो दीर्घ आ, और जिसको पहचानिए उसको तुरंत आप बाहर कर दीजिए। बहुत आसानी से देखिएगा, आज के बाद आपको संधि रटनी नहीं पड़ेगी। कोई भी आपके सामने उदाहरण होगा, फटाक से आप कर देंगे। मैं वास्तविकता से आपका परिचय करा रहा हूं कि वास्तविकता में ऐसे संधि टूटती है, विच्छेद इसका ऐसे ही होता है, कैसे जुड़ती है, एक एक बात बता रहा हूं। रटाने को तो भाई फटाफट हम आपको रटा सकते थे, लेकिन मैं आपको आज विस्तृत तरीके से बता रहा हूं कैसे। और कोई भी परीक्षा होती है उसमें संधि के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए क्या, दीर्घ आ मिला तो हम लोग पहचान लिए कैसी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक। अब हम लोग यहां पर दीर्घ जो भी मिलेगा, दीर्घ आ मिले तो उसको बाहर कर लीजिए, दीर्घ ई मिले उसको, उ मिले, री मिले उसको तुरंत बाहर कर लीजिए। बाहर कर लिए हम लोग यहां पर। अब इधर धन के पहले बताइए क्या बचा, जो बचे इसको धन के पहले वाला इधर लिख लीजिए, और जो धन के बाद बचे इसको इधर लिख दीजिए। धन के पहले मेरे दोस्त बताइए क्या बचा, तो धन के पहले बच जाएगा अधिक। अधिक तो बचेगा लेकिन का में हलंत लग जाएगा। अब क्यों, क्योंकि का से ही तो आ निकला है, ये इधर हलंत लग गया है। इधर भैया क्या बचा, इधर बचा धिक, ठीक। इधर क्या बचा, धिक, इधर अधिक, और उधर क्या बचा, धिक। बस आपको यह पता होना चाहिए कि जिस अक्षर को हम पहचाने हैं, जो निकाले हैं, वो बना कैसे होता है। अगर हम आ की बात करें मेरे दोस्त, तो आ कैसे बना होता, दीर्घ आ। जब कोई भी आ किसी भी आ से मिलता है तभी तो दीर्घ आ बनता है। इसका मतलब यहां अगर दीर्घ आ बना बनाया मिल गया था, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर पहले वाले शब्द के अंत में, पहले वाले शब्द के अंत में या तो छोटा आ रहा होगा या तो बड़ा आ रहा होगा, और दूसरे वाले शब्द के स्टार्टिंग में या तो आपका छोटा आ रहा होगा या तो क्या रहा होगा, बड़ा आ रहा होगा। भाई इसके अंत में कोई रहा होगा, इसके कोई किसी से मिला रहा होगा, तभी तो दीर्घ आ बनाया है। बस दोनों में से जो बैठ जाए सार्थक वही सही हो जाएगा। इन दोनों पर थोड़ा दिमाग अपने आप से लगाना है कि इन दोनों में से आ यहां पर क्या रख दें सार्थक बन जाए, इन दोनों में से यहां पर क्या रख दें। आप जैसे लगाएंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे ही हमेशा पहले हरस वाला लेके चलिए, हरस वाला ले गए तो ये क्या बन जाएगा, अधिक बन जाएगा। तो अधिक एक सार्थक शब्द खुद ही है, अधिक हो गया। अब बड़ा ले जाने कोई मतलब नहीं। इधर भी हम लेके आएंगे छोटा आ, तो क्या बन जाएगा, अधिक। इधर भी अधिक सार्थक हो जाएगा। तो बताइए अधिकाधिक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अधिक धन अधिक। एक दो उदाहरण में थोड़ा आपको समय लगेगा, कि थोड़ा लग जाता है समय, लेकिन उसके बाद आप बहुत आसानी से इसको करेंगे। ये तो रहा आज का पहला शब्द। आइए हम दूसरे शब्द की ओर चर्चा करें कि दूसरा शब्द क्या होगा। जैसे देखिए आज का दूसरा शब्द उठाते हैं। जैसे शब्द है दिवसा वसान, ये एक शब्द उठा लिए हम, दिवसावसान लिख दिए। और अब यहां पर दिवसावसान में पूछा गया कि कौन सी संधि है।
तो दिवसा अवसान में पूछने कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिए इसके मध्य में कौन सी आ रही मात्रा, तो आप कहेंगे दीर्घ मात्रा आ रही। जहां से पहचानते हैं वहीं से धन लगा के इसके विच्छेद कर देते हैं। अब यहाँ पर बताइए हम किसको पहचाने हैं, दीर्घ आ को, तो दीर्घ आ को हम बाहर कर लें, जिसको पहचानते हैं उसको बाहर कर लेते हैं। अब धन के पहले बताइए क्या बच जाएगा, तो धन के पहले बच जाएगा दिवस, और सा से ही मात्रा निकली आ की, तो सा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा वसान। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक दोस्त। उसके बाद देखिए ये जो दीर्घ आ आपको बना बनाया यहां पर मिला है, वो कैसे बनता है, इसका मतलब है कि इसके अंत में कोई ह्रस्व आ या दीर्घ आ रहा होगा, और दोस्त इसके स्टार्टिंग में कोई ह्रस्व आ या दीर्घ आ रहा होगा। भाई कोई आ किसी आ से मिला रहा होगा तभी तो दीर्घ आ बनाया था, तभी तो। अब इन दोनों में से जो सार्थक बैठे इधर लगा दो, वो सार्थक, मतलब कोई भी जो इन दोनों में से जो आ जाए सार्थक वो सही हो जाएगा, इन दोनों में से जो रखो सार्थक बन जाए। तो यहाँ पर हम ह्रस्व आ लेके चलेंगे, तो ह्रस्व आ लगाने पर बताइए क्या बन जाएगा, आप कहेंगे मेरे भाई दिवस बन जाएगा। दिवस एक सार्थक शब्द है कि नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दिवस एक सार्थक शब्द है। इधर लेके आएंगे तो आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवसान, ये भी एक सार्थक शब्द बन गया, तो दिवस धन क्या हो जाएगा दोस्त, अवसान हो गया। तो बताइए कितना आसान है, ये कर सकते हैं कि नहीं, बहुत आसानी से आप लोग कर पाए। हाँ जरूरी नहीं कि ह्रस्व आ ही, दीर्घ अगर सार्थक बैठे तो दीर्घ भी लगा सकते हैं, चाहे ह्रस्व आ लगाइए चाहे दीर्घ आ लगाइए। ऐसे हम देखिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो वहां पर ढेर सारे प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने, खूब ढेर सारे प्रश्न रहेंगे, और हम लोग विधिवत चर्चा उस पर करेंगे जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक। ये तो रही आ की बात। ऐसे ही दोस्त ई की बात कर लिया जाए, ई की बात भी कर लिया जाए। हम कोई एक शब्द लिख दिए, जैसे देखिए हमने लिख दिया नदी धन, हमने क्या लिख दिया, ईस, ठीक, नदी धन क्या लिख दिया, ईस लिख दिया। अब यहां से बताइए क्या निकलेगा, पहले शब्द के अंत से ही तो निकालना है। यहां से निकली दीर्घ ई, आगे किससे मिली, दीर्घ ई से मिली, और बताइए कोई भी ई किसी भी ई से मिलेगी लेकिन क्या बना देगी, दीर्घ ई। यही तो ये बात हुई थी कि कोई भी ई किसी भी ई से मिलेगी तो क्या बनाएगी, दीर्घ ई। तो यहाँ पर दीर्घ भाई क्या क्या निकली, दीर्घ ई, आगे दीर्घ ई मिली, और दोनों मिलकर क्या बना दिया, दीर्घ ई बना दिया, ठीक। अब इनको हम जोड़ देते हैं, जब इनको जोड़ने चलेंगे तो बताओ यहाँ पर क्या बचा, नद, क्योंकि द यहाँ से ई निकल गई। अब इसकी ई और इसकी ई मिलकर क्या बनाई है, दीर्घ ई। अब इस दीर्घ ई को लाके हम यहाँ पर लगा देंगे मात्रा के रूप में, तो ये जैसे ही पा जाएगा तुरंत आधे से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अंत में क्या बचा, सा, तो बोलो मेरे भाई क्या बन जाएगा, नदीस। क्या बन जाएगा, तुरंत नदीस बन जाएगा। अब अगर हमको नदीस शब्द ऐसे मिल गया और हमको नदीस शब्द में पूछा जाए कि बताइए नदीस शब्द में कौन सी संधि होगी, इसको पहचानिए, तो नदीस शब्द में अगर हमको संधि पहचाननी हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम फिर वही बात हमने कहा था, दीर्घ संधि का कोई उदाहरण होगा तो उसके बीच में या तो हमें दीर्घ आद, या तो दीर्घ ई, या तो दीर्घ उ, या तो री की मात्रा मिलेगी। यहाँ पर देखा जो दोस्त देखा जाए तो कौन सी मात्रा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर दीर्घ बड़ी, भाई बड़ी की मात्रा है। तो यहीं से हम लोग इसको पहचाने हैं, जहां से हम लोग पहचानते हैं वहीं से धन लगा के संधि विच्छेद करते हैं। अब बताइए यहां से हमने पहचाना है इसको, तो हम बाहर किसको कर देंगे, तो हम लोग बाहर कर देंगे किसको, दीर्घ ई को बाहर कर देंगे। तो इधर क्या बच जाएगा, नद, क्योंकि दोस्त दा से ई निकल गई तो इधर क्या बच जाएगा, दा, दा आधा हो जाएगा जब ई निकल गई, इधर क्या बचेगा, सा बच जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी ई बनी बनाई मिली, तो इसका मतलब दोस्त ये है कि इधर कोई छोटी ई बड़ी ई इसके अंत में रहा होगा, और इसके स्टार्टिंग में कोई छोटी ई बड़ी रही होगी, कोई ई किसी ई से मिली रही होगी, तभी तो यहाँ पर दीर्घ ई बनाई है ना भाई। तो बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर अगर हम छोटी ई रख रहे हैं, चलिए लगा दें, दोनों में से जो सार्थक बैठ जाए वही सही हो जाएगा। अगर छोटी ई लगाएंगे तो नदी हो जाएगा, नदी सार्थक शब्द होता है कि नदी, तो आप कहेंगे नहीं सर नदी होता है, तो यहाँ पर बड़ी ई लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा नदी, ठीक, ये सार्थक बन जाएगा क्या, नदी। और इधर छोटी ई लगाएंगे दोनों में से एक में, तो इस हो जाएगा, तो इस सार्थक होता है कि ईस होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर इस नहीं होता, क्या होगा, ईस होगा। तो दोस्त बनेगा क्या, नदी धन ईस बन जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए और भी हम कोई उदाहरण ऐसे उठा लें, जैसे हम आपके सामने लिख दें रजनीश, हमने एक शब्द लिख दिया रजनीश। अब अगर आपसे पूछा जाए रजनीश शब्द में बताइए कौन सी संधि होगी, तो रजनीश शब्द में फिर वही काम, कौन सा पहचानना है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। तो यहाँ पर बताइए हमको क्या मिल रहा है मेरे भाई, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, तो जहां से मिल रही है वहीं से हम लोग विच्छेद करना शुरू करते हैं, और जो मिलता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो हम लोग किसको बाहर कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ई को बाहर कर देंगे। अब
बचेगा इधर क्या, जिस अक्षर से मात्रा निकल जाती है उस अक्षर तक को धन के पहले और जो बचता है उसको धन के बाद। इधर क्या बच जाएगा, रजन बच जाएगा, रजन, क्योंकि ना में हलंत हो जाएगा, ना से ही ई निकली है। और इधर क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे इधर बचेगा सा। ठीक। अब भाई इधर अगर हम बात करें दीर्घ ई की, तो ई बनी बनाई मिली थी, तो इसका मतलब है कि इधर भी कोई ई होगी, छोटी ई बड़ी इधर भी रही होगी, और कोई ई इधर भी रही होगी, छोटी ई बड़ी ई। ठीक। कोई किसी से मिला रहा होगा, तभी तो यहाँ पर बड़ी ई है मेरे भाई, कोई किसी से मिला रहा होगा। ठीक। अब इन दोनों में से एक इसके अंत में रख दें, सार्थक हो जाए, और इन दोनों में से एक इसके आगे रख दें, सार्थक हो जाए, शब्द सार्थक हो जाएगा, बस सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम छोटी ई लेके चलेंगे तो रजिन हो जाएगा। तो रजिन होगा कि रजनी होगा, तो आप कहेंगे नहीं छोटी ई नहीं बैठेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बड़ी ई। और जैसे ही मेरे भाई बड़ी ई पा जाएगा, तुरंत ये क्या हो जाएगा, रजनी बन जाएगा, और ये हो जाएगा शब्द सार्थक, एक रजनी बन गया। अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर छोटी ई लेके चलते हैं तो इस बनता है, तो इस नहीं होगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ईस। तो रजनी धन क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा, रजनीश को अगर हम तोड़ेंगे। ठीक। ये रहा आपका एक दूसरा। उसके बाद देखिए अगर हम और भी कोई उठा लेते हैं, जैसे ऐसे कह दिया गया प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति इच्छा लिख दिया गया, प्राप्ति इच्छा में लिख दिया गया, और आपसे पूछा गया कि प्राप्ति इच्छा में बताइए कौन सी संधि होगी। अब बहुत लोग जानते हैं इसमें लिखा रहेगा प्राप्त धन इच्छा, ऐसे लिखा रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा प्राप्त धन इच्छा विकल्प में रहेगा, और इसी को बहुत लोग सही करके चले आएंगे। लेकिन दोस्त ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसको लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो रटे रहते हैं प्राप्ति इच्छा, प्राप्ति धन इच्छा। भाई इधर से क्या निकलने लगेगा, आ, और इधर से क्या निकलने लगेगा, ई, और आ और ई मिलता है तो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे आ और ई जब मिलता है तो ए बनता है, और बनाना यहाँ पर क्या है, ई। तो आइए इसको बताते हैं कैसे होगा। ठीक। देखा जाए दोस्त, हमने लिखा है ऐसे प्राप्ति इच्छा, यहां पर बताइए कैसे पहचानेंगे, तो आप कहेंगे दीर्घ ई से पहचानेंगे। फिर वही काम जहां से हम लोग पहचानते हैं वहीं पर क्या लगाते हैं भाई, धन लगाते हैं, वहीं से इसको हम विच्छेद करना शुरू करते हैं। किसको पहचाने हैं, तो हम दीर्घ ई को पहचाने हैं, तो दीर्घ ई को मेरे दोस्त हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। धन के पहले बताइए क्या बच गया, धन के पहले बच गया क्या, प्राप्त। तो ता से ई निकल गई, तो ता क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इधर दोस्त क्या बचेगा, आधा चा बचेगा, और क्या बचेगा, छा बच जाएगा। ठीक। भाई हमने बताया कि जिस अक्षर से मात्रा निकलती उस अक्षर तक को धन के पहले, और जो बचता है उसको क्या करते हैं, धन के बाद लिख देते हैं। ठीक। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको तोड़ दिए प्राप्त धन इच्छा में, प्राप्त हो गया, इधर इच्छा हो गया। अब इसका मतलब ये है कि दीर्घ ई अगर यहां पर थी, तो इसका मतलब दोस्त ये है कि इधर अंत में इसके कोई छोटी ई या बड़ी रही होगी, और इसके स्टार्टिंग में कोई ह्रस्व ई या दीर्घ ई रही होगी, चाहे ह्रस्व ई कहें, चाहे दीर्घ ई कहें, चाहे छोटी चाहे बड़ी, बात एक ही होती है। कोई भी ई जब किसी भी ई से मिलती है तभी तो बनाती है। इसका मतलब इसके अंत में कोई ई था और इसके पहले कोई ई था, तभी यहाँ पर दीर्घ ई बना था। ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, जो सार्थक बैठे उसी को हम लोग यहाँ पर सही लगा देते हैं, दोनों में से। देखिए छोटी ई लगाएंगे तो प्राप्ति हो जाएगा, ये छोटी ई लगाने पे प्राप्ति हो जाएगा। ठीक। और बड़ी ई लगाने प्राप्ति हो जाएगा, तो प्राप्ति नहीं प्राप्ति एक सार्थक शब्द है, प्राप्ति। ठीक। और इधर देखिए छोटी ई और बड़ी में से, मान लीजिए आपके दिमाग में होगा नहीं यार ये बार बार बता रहे हैं कि ये लगाओ वो लगाओ, हम अपने मन से लगाएंगे। इस बार हम अपने मन से लगा देंगे भाई, बड़ी ई लगा देंगे। अगर हम कहें कि इच्छा, तो क्या ये सही है, नहीं। जैसे आप लगाओगे खुद आपको पता चल जाएगा, नहीं भाई यहाँ पर दीर्घ ई नहीं होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, ह्रस्व ई हो जाएगी। कहोगे नहीं भाई ये सही इच्छा ही होगा, तो दीर्घ नहीं लगाओगे ना, जैसे लगाओगे तुरंत आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो प्राप्ति धन क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। ये हो गया आपका आ वाला, हो गया आपका ई वाला, हो गया ऊ वाला ही कंडीशन में बता दूं आपको, ऊ वाली कंडीशन देख लीजिएगा, उसमें भी यही होगा दोस्त। देखिए जैसे मान लीजिए लिख दिया गया अनुधन उदित, अनुधन उदित। ठीक। अनुधन क्या लिख दिया गया, उदित लिख दिया गया। अब दोस्त यहां पर अनुधन उदित लिखा है, तो फिर वही काम संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम
दूसरे शब्द का पहला। तो पहले शब्द का अंतिम अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या निकलेगा, पहले शब्द के अंत से यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, हर्ष ऊ, मतलब छोटा ऊ निकलेगा। दूसरे शब्द की स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, छोटा ऊ मिलेगा। और दोस्त कोई भी ऊ, कोई भी ऊ किसी भी ऊ से मिलेगा वो हमेशा क्या बनाएगा, दीर्घ ऊ बना देगा। यहाँ पर बनेगा क्या, दीर्घ ऊ बन जाएगा, मतलब बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक, जोड़ दिया जाए इनको, तो यहाँ पर ऊ निकला है, इसका भी ऊ निकला है, दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, दीर्घ ऊ बनाए। दोनों को अगर हम जोड़ें भाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन। अन मतलब ना कैसा हो जाएगा, आधा, क्योंकि ऊ निकल गया है। इसका ऊ मिलकर क्या बनाया है, बड़ा ऊ बनाया है। अब हम बड़ा ऊ लिखेंगे, उसके बाद दित लिखेंगे ना, तो बड़ा ऊ लिखेंगे नहीं, बड़ा ऊ की हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मात्रा लगा देंगे भाई। इस ऊ को लिखा नहीं जाएगा, इसकी मात्रा लगा दी जाएगी, और अंत में जो बचा है उसको ऐसे लिख दिया जाएगा, और ये इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा, अनुदित हो जाएगा। ठीक, अनुदित बन गया। अब अगर ये तो ऐसे लिखा है दोस्त, अगर ये ऐसे परीक्षा में पूछ लिया जाता कि अनुदित में बताइए कौन सी संधि होगी, इसको पहचानिए, तो दोस्त याद रखिएगा, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और री की मात्रा ही तो पहचाननी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, दूसरा टाइप देखिए, यहाँ पर हमें कौन सी मात्रा मिल रही है, दीर्घ ऊ की मात्रा मिल रही है। तो हम लोग किसको बाहर करेंगे, दीर्घ ऊ को बाहर कर देंगे। और हमने आपको बताया, याद रखिएगा, जिस अक्षर से मात्रा निकलती है, जिस अक्षर से मात्रा निकलती है उस अक्षर तक को धन के पहले लिखा जाता है। जिस अक्षर से मात्रा निकल जाए उस अक्षर तक को धन के कहाँ पर लिखा जाता है, पहले। अगर यहाँ पर मात्रा उस ना से निकली है तो ना तक को हम धन के पहले लिखेंगे भाई, मतलब हम लिख देंगे यहाँ पर आ, और क्या लिख देंगे, अन। और दोस्त ना में हम हलंत लगाएंगे क्योंकि ऊ यहाँ से निकल गया है। ठीक, इधर क्या बचा है, तो इधर बच गया है दित। ठीक मेरे भाई, अब इनको अगर हम जोड़ने की बात करें, अगर हम इनको, हाँ, इनको अगर देखा जाए कि कैसे, अब इधर तो बन गया अन्न बच गया, उधर क्या बच गया, दित हो गया दोस्त। अब यहाँ पर ऊ जो निकला है मेरे भाई, ऊ कैसे बनता है, कोई भी ऊ जब किसी भी ऊ के मेल से बनता है तभी तो दीर्घ ऊ बनता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ऊ बना बनाया मिला था तो इसके अंत में कोई ऊ रहा होगा और इसके स्टार्टिंग में कोई ऊ रहा होगा, कोई ऊ किसी ऊ से मिला रहा होगा, तभी तो दीर्घ ऊ बना है यहाँ पर। तो यहां पर देखिए, दोनों में से जो सार्थक बैठे उसी को लगा दो। अब देखा जाए, पहले छोटा ऊ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनु। अनु एक सार्थक शब्द है, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे। और यहां पर देखिए क्या लगाएंगे हम, ऊ। ऊ का क्या हो जाएगा, उदित। तो दोनों सार्थक हो जाएंगे, अनु धन उदित दोनों सार्थक हो गए, तुरंत हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक दोस्त, ऐसे हम कोई और भी शब्द इसमें ले लें। हाँ देखिए, इसमें पहले शब्द में अगर लग जाए तब क्या करोगे, ऐसे कर दिया कि सूक्त में बताइए क्या होगा, सूक्त लिख दिया गया, सूक्त लिख दिया गया और पूछा गया कि बताइए सूक्त में। फिर वही काम, मैंने कहा कभी कभी पहले पे भी मिल जाती हैं ये मात्राएं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें पहले पे मिल गई तो हम पहले पे कर लेंगे दोस्त। देखा जाए पहले पे मिल गई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पर किसको बाहर करेंगे, ऊ को। तो जिस अक्षर से मात्रा को बाहर करते हैं उस अक्षर को हम पहले लिख लेते हैं, उस अक्षर तक, तो सा को हम पहले लिख लेंगे। इधर क्या बच गया, कित बच गया। ठीक दोस्त, अब यहां पर ऊ निकला है, ऊ कैसे बनता है, ये देखिए, कोई भी ऊ इधर होगा और कोई भी उधर होगा, तभी तो। इसका मतलब है कि इधर कोई हरस ऊ या दीर्घ ऊ रहा होगा और इसके स्टार्टिंग में कोई हरस ऊ या दीर्घ ऊ रहा होगा, कोई किसी से मिला रहा होगा, तभी तो दीर्घ ऊ बना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले में क्या हो जाएगा, पहले छोटा ऊ ले जाएंगे तो सु हो जाएगा, सु मतलब अच्छा होता है, इसका मतलब ये सार्थक हो जाएगा। इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा रख दिया जाए, छोटा ऊ रखा जाए तो क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। तो उक्त भी तो सार्थक होता है, तो सूक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सु धन क्या हो जाएगा, उक्ति हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल। ठीक, आइए एक सवाल और एक देखा जाए, एक शब्द जैसे और दूसरे कलर से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया गया सरयूर्मी, ये लिख दिया गया सरयूर्मी। अब इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, फिर वही काम, कहाँ से हम लोग पहचाने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा लगी है, तो कोई बात नहीं, दीर्घ ऊ की मात्रा लगी तो दीर्घ ऊ को निकाल दिया जाए। दीर्घ ऊ को मेरे भाई हम बाहर कर देंगे,
तो जिस अक्षर से मात्रा निकलती है उस अक्षर तक को दोस्त हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो सरयू को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी सरयू नहीं, क्योंकि ऊ तो निकल गया है ना, तो यहाँ पर बाहर कौन बचेगा, सरय। या कैसा हो जाएगा, आधा। और इधर ये वाली बात बच जाएगी दोस्त, ठीक, इधर इतना बच गया। अब ऊ निकला है तो इसका मतलब ये है कि इधर कोई ऊ होगा और इधर कोई भी ऊ रहा होगा, कोई ऊ किसी ऊ से मिला रहा होगा, तभी तो दीर्घ ऊ बनाया था यहाँ पर। बस दोनों में से जो सार्थक बैठ जाए ये लगा दीजिए, इधर दोनों में से जो सार्थक हो जाए। तो छोटा ऊ लगाएंगे तो सरयू हो जाएगा, सरयू नहीं तो बड़ा ऊ लगाएंगे तो क्या बनेगा, सरयू। तो सरयू सार्थक शब्द होता है, इधर हो जाएगा सरयू। इन दोनों में से एक रख दिया जाए, छोटा ऊ रख देंगे उर्मी और बड़ा ऊ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊर्मी हो जाएगा। तो इसलिए दोस्त क्या हो जाएगा, सरयू धन क्या हो जाएगा, ऊर्मी हो जाएगा। ये रहा आपका कौन सा, ऊ वाला रहा। ठीक, आइए हम लोग री वाले पे बात कर लेते हैं, अंतिम बात आज की री वाले पे। ठीक, री वाले की बात करें, चलिए जैसे एक कोई शब्द उठाया जाए, पितृ धन ऋण। पितृ धन ऋण मैंने लिखा, पितृधन ऋण। यहां पर बताइए क्या निकलेगा, रा से। भाई संधि का मतलब है पहले शब्द का अंतिम दूसरे का पहला, तो पहले का अंतिम क्या यहां पर निकलेगा दोस्त, री निकलेगा। आगे किससे मिलेगा, तो आप कहेंगे आगे दूसरे शब्द के पहले से मिलेगा, तो इधर भी क्या रहेगा, री रहेगा। अब री री से मिल जाएगा तो बताइए क्या बन जाएगा, री बन जाएगा। ठीक भाई, यहां से री निकला है, यहां से री निकला है, दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, री। इनको जोड़ेंगे जब हम, अगर इनको जब हम जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पित। ता से री निकल गया तो ता कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहां से क्या हो जाएगा, री, दोनों इधर का री इधर का री दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, री बनाए हैं। ठीक, अब यहां पर हम क्या लगा देंगे, री, क्योंकि आपको पता है स्वर बीच में लिखा नहीं जाता, उसकी मात्रा लगाई जाती है। अंत में बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड़ा लिखा है और ड़ा को हम ऐसे लिख देंगे और बताइए क्या बन जाएगा, पितृण बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त, पितृण बन जाएगा, पितृण। ठीक, अब ये तो एक तरीका हो गया। लेकिन दोस्त अगर मान लीजिए परीक्षा में अगर आप बैठे होते और यह प्रश्न इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाता, तब आप लोग क्या करते। अगर यह प्रश्न ऐसे पूछ लिया गया कि पितृण लिखा जाता ऐसे, पितृण शब्द में कौन सी संधि है, इसको पहचानिए। तो पितृण शब्द में मेरे दोस्त आपको पता है कि क्या पहचानना होता है, री अगर मिली है, अगर किसी भी शब्द में बीच में री लगी तो इसका मतलब वो कौन सी संधि होगी, वो आपकी दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, देखिए री री के मिलने से होगा। तो यहां पर अगर आपको दीर्घ इसमें देखा जाए तो क्या लगा मिल रहा है, दीर्घ की मात्रा लगी मिल रही है। तो यहां पर यहीं से हम इसको पहचानेंगे और धन लगाएंगे, यहीं से इसका हम विच्छेद करेंगे। हम किसको बाहर कर देंगे दोस्त, यहाँ पर री को हम लोग बाहर कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से। यहाँ पर बचेगा क्या, फिर जिस अक्षर से मात्रा निकलती उस अक्षर तक को धन के पहले और जो बचता है उसको धन के बाद। यहाँ पर आप बचेगा क्या, तो आप कहेंगे यहाँ पर पित बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, तो इधर बच जाएगा ड़। अब री का मतलब है कि री इधर भी कोई री रही होगी और इधर भी री रही होगी। ठीक, री री से मिलेगा तभी तो दीर्घ री मतलब री बना देगा। तो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई सार्थक वार्थक देखना ही नहीं है, री है। अब इस री को यहाँ पर मात्रा के रूप में लगा दिया जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये मात्रा के रूप में अगर लगाया जाएगा तो दोस्त ये मात्रा के रूप में ऐसे हो जाएगा पितृ, और इसको यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। पितृ धन ऋण बराबर क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। ये रहा एक शब्द। उसके बाद अगर और भी हम शब्द देखें, अगर और भी कोई शब्द देख लिया जाए, दूसरा शब्द उठा लिया जाए, मातृण कह दिया जाए। अब यहां पर देखिए री है ना, री, बस यहीं से हम पहचाने हैं, जिसको पहचानते हैं उसको क्या कर देते हैं, तुरंत बाहर कर लेते हैं, और जो बचता है उसको धन के पहले लिख दिया जाए। तो धन के पहले क्या बचेगा, मात, और धन के बाद इधर क्या बचेगा, ड़ा बच जाएगा। ठीक, अब री निकल गई यहाँ पर, तो री कैसे बनी है, इसका मतलब कि इसके अंत में कोई री होगी और इधर भी स्टार्टिंग में कोई री रही होगी। ठीक, री री के मेल से ही तो री बनता है ना, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये मात्रा के रूप में हो जाएगी री, मातृ हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण बन जाएगा। तो मातृ धन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। आज हम लोग पहली संधि पढ़े हैं, दीर्घ संधि।
और अगली क्लास में, मतलब आज के लिए बस इतना ही भाई। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए ये मैंने आपको एक तरीका बताया है। अभी तक आप लोग संधि रट के करते थे, लेकिन दोस्त इस तरीके से हम इस देखिए क्लास तो हम लोगों की 40-45 मिनट की होती है, तो इसमें मैं बहुत ढेर सारे उदाहरण तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन जब हम प्रैक्टिस क्लास मतलब इसकी जब हम प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे तो उसमें खूब ढेर सारे शब्द करेंगे हम लोग। ठीक, लेकिन इस पे जो आज मैंने शब्द कराए हैं, इन शब्दों को आप लिखिएगा, इसमें देखिएगा, अपने आप से करके देखिएगा। उसके बाद ढेर सारे उदाहरण आपको हर जगह पे किताब में भी मिलेंगे, गूगल कर लीजिएगा, वहां से ढेर सारे उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण आप लोग करके देखिएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका विच्छेद करना है, इसको कैसे जोड़ा जाएगा, इसको कैसे पहचाना जाएगा ना, हर तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगली क्लास में देखिए, अभी तो यहाँ पर सार्थक और अर्थक देखना पड़ रहा है, हम जब यण में पहुंचेंगे, अयाद में पहुंचेंगे, उसमें कुछ नहीं सार्थक और अर्थक देखना रहेगा, बहुत आसानी से आप लोग इसको करेंगे। ठीक, तो हम आज के लिए इतना भी मेरे भाई, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।